हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। और आज की इस क्लास से हम आगाज करने जा रहे हैं हमारे ट्वेल्थ बोर्ड, ट्वेल्थ एनसीईआरटी के सिलेबस का। ठीक है, तो एक बार मुझे जल्दी से ये बता दो कि आपको मैं अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, अच्छे से सुनाई दे रहा हूं, ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। ऑल इज गुड, ऑडियो परफेक्ट है, वीडियो परफेक्ट है, ताकि हम सेशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब सबसे काम की बात कि सर हम ट्वेल्थ एनसीईआरटी और ट्वेल्थ बोर्ड की प्रिपरेशन या तैयारी आज से हम ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे आशा 2025 बैच के हैं, उनको ये सेशन हर एक हाल में देखना है। ठीक है, और जो बच्चे हमारे फोर्स 4.0 बैच के हैं, उन्हें भी मेरा ये सजेशन है कि ये क्लासेस हमारी देखनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी ही होगी। मैथमेटिक्स में बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। परफेक्ट है। तो इन क्लासेस में या इन सेशन में जो हमारे मेन चैनल यानी कि आशीष सिंह लेक्चर्स चैनल पर चलेंगी और साथ में एप्लीकेशन के ऊपर चलेंगी, उनके अंदर हम प्योरली प्योरली एनसीईआरटी को फोकस करके चलेंगे। या मैं थोड़ा सा सही शब्दों में बोलूं तो हम हर वो काम करेंगे जिससे आपको बोर्ड में 100 में से 100 नंबर आए। चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों, आप यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, आपका हरियाणा पंजाब बोर्ड के हैं, आप जिस भी बोर्ड के हैं, इन क्लासेस का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है। और वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य आपका ये है कि हमारे बोर्ड में 100 में से 100 नंबर आए। जो आपकी एनसीईआरटी, जो आपकी जेडब्ल्यू की क्लासेस हैं, वो ऑलरेडी हमारे जेडब्ल्यू वाले चैनल पे चल रही हैं। वो उसी तरह से उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में चलती रहेंगी। वहां हम जेडब्ल्यू का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इन क्लासेस में हम टोटली फोकस करेंगे एनसीईआरटी या बोर्ड में 100 में से 100 नंबर लाने पर। और 100 नंबर लाने के लिए जो भी हमें करना रहेगा, हम एकदम तसल्ली के साथ मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पूरी गहराई के साथ पढ़ेंगे, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे, हर उस चीज को सीखेंगे जो हमारी मदद करेगी 100 आउट ऑफ 100 लाने में। एनसीईआरटी के हर एक सवाल को बहुत सिस्टमेटिक वे में करेंगे, ताकि एग्जामिनर हमारा कॉपी चेक करते टाइम आधा मार्क्स भी नहीं काट पाए। एमसीक्यूज करेंगे, बहुत सारे पीवाईक्यूज करेंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे, ताकि हर एक बच्चा 100 में से 100 नंबर ला पाए। ठीक है। दूसरी बात, आपको एक रजिस्टर स्पेसिफिक बनाना है। एक कॉपी, चाहे आप फोर्स बैच में हो चाहे आप आशा बैच में हो, आपको एक रजिस्टर स्पेसिफिक बनाना है जो इस क्लास के लिए डेडिकेटेड रहेगा। उसके ऊपर आप मोटे मोटे शब्दों में ऊपर लिख देना, ट्वेल्थ बोर्ड मैथमेटिक्स कॉपी। ठीक है। इस रजिस्टर का आपकी जेडब्ल्यू वाली क्लासेस से कुछ लेना देना नहीं रहेगा, ताकि जब हम रिवीजन करें, जब हमारे सामने बोर्ड की एग्जाम हो, तो हमें यह पता हो कि हमें किस चीज को रिवाइज करना है। जेडब्ल्यू का हम पूरा आपका रजिस्टर सेपरेट रखेंगे, ताकि जब आप जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करो या जेडब्ल्यू का रिवीजन करो, तो हमें पता है हम किस चीज से रिवीजन करने वाले हैं। ऐसा ना हो अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे, तो जब हमें बोर्ड का पेपर देना है तो हमें रिवीजन करने के लिए कुछ ना मिले, और जब हमें जेडब्ल्यू का पेपर देना है तो हम बिना बात ही एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहें। ठीक है। तो मुद्दे की बात, एक रजिस्टर बस आप अलग से बना लेना, इतनी सी मेरी आपसे गुजारिश है। स्टार्ट करें। दूसरी काम की बात जो मुझे कमेंट में दिख रहा है, सर हमारा 11th क्लास कमजोर है, तो अब हम क्या करें? तो बेटा, ये आपका कमजोर नहीं है, आपके साथ वाले आपके। ठीक है बेटा, आदर्श यादव शांति रखो, पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट। सर हमारा 11th क्लास हमने नहीं पढ़ा, 11th क्लास हमारा वीक हो गया, 11th क्लास के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं है, तो क्या हमारे 12th में तकलीफ आएगी? तो बेटा, इस बात की गारंटी है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपके क्लास 11th के हैं और जो आपके क्लास 12th में काम आने वाले हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके क्लास 11th के हैं और वो 12th में किसी ना किसी रूप में काम आने वाले हैं, उनको मैं वापस से आपको पढ़ाऊंगा।
जब कभी भी आपके काम आएंगे उसी समय उन्हें सॉल्व करा दिया जाएगा, जितनी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आपने 11th में पढ़ा था, तो हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, हम उतना पोर्शन कवर अप करेंगे जो पोर्शन हमारे 12th में काम आने वाला है। जैसे ही आपका ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, संबंध एवं फलन, क्योंकि सर संबंध और फलन तो हमने 11वीं में भी पढ़ा है, ये 12th में भी आ गया, तो इसी के साथ हमें समझ में आ जाएगा कि सर पुराना अगर नहीं भी आता तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, हम बड़ी आसानी से रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करें। चलिए, तो अगर आपने अभी तक इन 3 नंबर को सेव नहीं किया है अपने फोन में, तो कृपया करके पहली फुर्सत में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि एएसएल से जुड़ी हुई अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो बस आपको इन नंबर्स पे कॉल लगाना है और आपको समाधान मिल जाएगा। आशीषिंग लेक्चर्स प्रो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके रखना है, इंस्टॉल करके रखना है सॉरी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक्सक्लूसिवली ऐप के ऊपर मिलती हैं। टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि क्लास की पीडीएफ क्लास के जस्ट बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है, और क्लास की पीडीएफ जस्ट बाद आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है, और बहुत सारे डाउट का सॉल्यूशन भी आपका टेलीग्राम ग्रुप पर ही हो जाता है। चलिए, तो अब स्टार्ट करें। क्लियर है? देखो बेटा, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं एक बार वापस से बता देता हूं। हमारा जो एक्सक्लूसिव बैच है, जो हमारा जो एक्सक्लूसिव चैनल है जिस पर हम JEE पढ़ाते हैं, वो कौन सा चैनल है? वो आपका है ASL IIT JEE नीट हिंदी मीडियम। यहां पर आपकी मैथमेटिक्स की JEE की क्लासेस चल रही हैं। ये क्लासेस जैसे चल रही हैं वो चलती रहेंगी, उनमें कोई रुकावट नहीं होगी। उनका क्या कहते हैं, जिस तरह से आपने पढ़ा है वही आपको ई मॉड्यूल मिलेंगे, वही आपके ई मॉड्यूल के सॉल्यूशन मिलेंगे, वही आपको टेस्ट मिलेंगे, वही आपको टेस्ट के सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आप आशा 2025 में एनरोल में हैं, चाहे आप फोर्स 4.0 में एनरोल में हैं, हमारा जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है या हमारा जो बोर्ड वाला पोर्शन है, उसे हम इन क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारे बोर्ड में 100 में से 100 नंबर आए। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब काम की बात पे आते हैं, हमारे चैप्टर के ऊपर आते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा संबंध एवं फलन। कुछ 11वीं में पढ़ा है, 12वीं में तो खैर अभी हमें पढ़ना ही है, तो कोई बात नहीं। देखो, बेसिकली जो संबंध है हमारा, ये बीजगणित के अंदर आता है। इन दोनों चैप्टर को एक साथ रखना उतना समझदारी का बात नहीं है, दोनों अलग अलग स्ट्रीम है, टोटल अलग अलग स्ट्रीम है। कैसे? सर, संबंध को हम गणित में बीजगणित के अंदर पढ़ते हैं, फलन को हम मैथमेटिक्स में कैलकुलस या कलन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक, आप बीज गणित की कोई भी बुक अगर उठाकर देखोगे, चाहे वो इंडियन राइटर की है, चाहे वो एनसीईआरटी की है, चाहे वो कॉलेज लेवल की है, चाहे वो एमएससी लेवल की है, चाहे वो फॉरेन यूनिवर्सिटी की है, चाहे वो फॉरेन राइटर की है, बीज गणित की जो भी बुक आपने उठाकर देखी है, उस बीज गणित की बुक का जो पहला चैप्टर होगा, वो पहला चैप्टर आपका होगा समुच्चय। ठीक है, बीज गणित की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर आपका होगा, वो फर्स्ट चैप्टर आपका होगा समुच्चय। तो सर, ये जो नाम है आपका, इस नाम का, सर ये जो नाम है आपका, इस नाम का थोड़ा सा डिस्कशन करना तो बनता है। ठीक, बीज गणित की जब जब शुरुआत हम करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय वाले चैप्टर की। तो जितने भी बच्चों को समुच्चय की डेफिनेशन आती है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या जितने भी बच्चों को समुच्चय का आइडिया है वो हैंड रेज करके बता सकते हैं कि सर हमने कभी ना कभी समुच्चय पढ़ा है। ठीक है, समुच्चय होता क्या है? सर, एक बहुत छोटी सी, एक बहुत प्यारी सी हमने डेफिनेशन क्लास 11th में सबसे पहले पढ़ी थी। वो डेफिनेशन क्या थी? वो डेफिनेशन ये थी कि समुच्चय हमारा वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। क्या होता है सर? समुच्चय जो है हमारा, वो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, वस्तुओं का सुपरिभाषित
संग्रह होता है। टेंशन मतलब हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें ट्वेल्थ में जरूरत है, ना ज्यादा ज्ञान की हमें आवश्यकता है, उतना ही पढ़ेंगे जिससे ट्वेल्थ में हमारे 100 में से 100 मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चों को आती है वो बता सकते हैं परफेक्ट एकदम आंसर, सब आरती का, अभिषेक का, सबका आंसर एकदम परफेक्ट है। सर समुच्चय क्या है? सर समुच्चय में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को इकट्ठा करके एक जगह पर रख देते हैं, या हम उन्हें इकट्ठा करके एक जगह पर लिख देते हैं, परंतु उन अवयवों में एक चीज कॉमन होती है। वो चीज कॉमन क्या है? सर वो चीज है सुपरिभाषित। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, वो क्या कहते हैं डेफिनेशन जो हमारे क्वेश्चंस में काम आने वाली है। वो क्या हुआ कि सर कोई समुच्चय अगर मुझे दे रखा है और उस समुच्चय का कोई अवयव मुझे दे रखा है, या समुच्चय के बाहर का कोई मुझे अवयव दे रखा है, तो उस समुच्चय का एक ऐसा यूनिक गुणधर्म होता है जिसे हम सुपरिभाषित बोलते हैं। वो गुणधर्म आपका क्या है? उसकी सहायता से आप ये बता सकते हो कि सर दिया गया अवयव क्या समुच्चय में है, या दिया गया अवयव समुच्चय के अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक समुच्चय मुझे ए दे रखा है, समुच्चय को हम कैपिटल इंग्लिश के अल्फाबेट से निरूपित करते हैं, तो मैंने कैपिटल ए ले लिया है। ठीक है, ये हमें एक समुच्चय कैपिटल ए दे रखा है। ये समुच्चय क्या है? ये आपका है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। क्या है समुच्चय आपका? सर अंग्रेजी वर्णमाला में या एबीसीडी में जितने भी स्वर हैं, उन स्वरों को अगर मैं एक जगह इकट्ठा करके रख देता हूं, तो उसको मैंने क्या नाम दिया है? उसको मैंने समुच्चय ए नाम दिया है। अब मैं आपको अंग्रेजी वर्णमाला के 3 अल्फाबेट लिखकर दिखाता हूं। आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या वो अल्फाबेट इस ए के अंदर होगा या नहीं होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि सर अगर सेट ए मुझे यहां पर दे रखा है, तो क्या स्मॉल ए, ये बेटा आपका स्मॉल ए है, क्या है? स्मॉल ए है। तो क्या स्मॉल ए अवयव जो है इस समुच्चय का भाग होगा या नहीं होगा? क्या स्मॉल बी इस समुच्चय का भाग होगा या नहीं होगा? क्या स्मॉल सी इस समुच्चय का भाग होगा या नहीं होगा? जल्दी से। तो सर हमें अच्छे से आता है। क्या ए एक स्वर है? हाँ सर, ए एक स्वर है। तो अगर ए स्वर है तो क्या समुच्चय ए का भाट होगा? सर 100% होगा। तो इसको हम लिखते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये सिंबल जो मैंने यहां पर बनाया है, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन। इसे हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। पर हम इसे पढ़ते ऐसे हैं, कैसे पढ़ते हैं? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जहां पर स्मॉल ए क्या है? इस समुच्चय का अवयव है। कैपिटल ए क्या है? समुच्चय है। क्लियर? इसको हम कैसे पढ़ते हैं? सर इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू करके। कोई तकलीफ? क्लियर है? इस केस में क्या होगा? सर बी तो स्वर नहीं होता है। अगर बी स्वर नहीं है तो बी ए का एलिमेंट नहीं होगा। तो इसे हम लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं डजंट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब तो क्या हुआ? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब स्मॉल ए अवयव है इस समुच्चय का। इसे बोलते हैं बी डजंट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है बी अवयव नहीं है समुच्चय ए का। क्लियर? इस केस में क्या होगा? सर सी भी एक स्वर नहीं है, तो अगर सी स्वर नहीं है तो सी भी समुच्चय ए का भाग नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा? डजंट बिलोंग्स टू ए। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? क्या ये बात समझ आई? तो काम की बात, सर समुच्चय को कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं। और सर समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। सुपरिभाषित का मतलब क्या है? सर समुच्चय में एक ऐसा गुणधर्म होगा जिसे देखकर हम किसी भी अवयव के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि कोई भी अवयव उस समुच्चय के अंदर होगा या नहीं होगा। बात क्लियर है? एक छोटी सी चीज आपने और पढ़ी होगी, वो छोटी सी चीज आपकी थी कार्तीय गुणनफल। तो मुझे जल्दी से एक बार ये बता दो, जल्दी से मुझे एक बार ये बता दो कि इसके बारे में आपकी क्या धारणा है।
ठीक है, कार्तीय गुणनफल से जो भी कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग है एक बार जल्दी से मुझे बता दो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम टाइम देंगे। क्या है सेकंड चीज आपकी? सेकंड चीज आपकी है कार्तीय गुणनफल। सब कुछ 11th क्लास है, टेंशन मत लो, हम आराम से पढ़ेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो हमारे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब बात को समझना। एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है। क्या है? एक समुच्चय हमारा ए है और सेकंड समुच्चय जो है हमारा वो क्या है? बी है। क्या है सर? एक समुच्चय हमारा ए है और सेकंड जो समुच्चय हमारा वो बी है। ठीक, इसको मैंने नाम दे दिया है आपका समुच्चय ए और इसको मैंने नाम दिया है समुच्चय बी। ठीक, समुच्चय ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो लेट से आप कुछ भी ले लो, मैंने ले लिया है 2, माइनस का 2, 3 और माइनस का 3। सेट बी के अंदर एलिमेंट है 4 और 9। ठीक है, क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से समझो। समुच्चय ए और बी का जो कार्तीय गुणनफल होता है उसे हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी के द्वारा। क्या करते हैं? क्या करते हैं कि सर समुच्चय ए और समुच्चय बी का जो कार्तीय गुणनफल है इसे हम ए क्रॉस बी द्वारा निरूपित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सर बहुत आसान है कि समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव हैं, समुच्चय ए के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयवों को हम जितने प्रकार से समुच्चय बी के अवयवों से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? समुच्चय ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी अवयव हैं, उन सभी अवयवों को समुच्चय बी के अवयवों के साथ में जितने तरीके से आप कर सकते हो उतने तरीके से अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो रिजल्ट मेरा ए क्रॉस बी कहलाएगा, कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट और है, उसे हम समझते हैं। पहले ये बात देखो कि सर समुच्चय ए का एक अवयव क्या है? 2। तो इस अवयव 2 को समुच्चय बी में अवयव कौन कौन है? 4 और 9 के साथ कितने तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है? सर एक तरीका हो सकता है ये 2 इस 4 के साथ कनेक्ट हो जाए, एक तरीका हो सकता है कि ये 2 इस 9 के साथ कनेक्ट हो जाए। क्या कोई और तरीका है? सर नहीं है, हमने बी के सारे एलिमेंट के साथ कनेक्शन बिठा दिया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम कैसा लिख सकते हैं कि सर एक तो आपका आ गया है 2,4 और एक आपका आ गया 2,9। कोई तकलीफ इस बात में? कोई तकलीफ? क्लियर है? चलो, समुच्चय ए का सेकंड एलिमेंट क्या है? -2। -2 कितने तरीके से सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट हो सकता है? -2 कितने तरीके से समुच्चय बी के अवयवों से कनेक्ट हो सकता है? सर -2 4 के साथ हो सकता है, -2 9 के साथ हो सकता है। क्या कोई और तरीका है? सर नहीं है, बस यही संभावनाएं हो सकती हैं। तो क्या जितनी भी संभावनाएं थी आपने लिख दी? हाँ सर हमने लिख दी। तो चलो, एक सर ये भी हो सकता है -2,4 और -2,9। आगे क्या करें? सर समुच्चय ए में एक अवयव है 3, इसके भी सारे कनेक्शन लिखो। तो सर 3 4 के साथ आ सकता है या 3 9 के साथ आ सकता है। तो क्या लिखेंगे? सर इसे हम लिखेंगे 3,4 और इसे हम लिखेंगे 3,9। क्या कोई और संभावना? नहीं सर, 3 की सारी संभावनाएं पूरी हो गई। एक क्या है? -3, ये कितनी तरीके से कनेक्ट हो सकता है? सर -3 4 के साथ, -3 आपका 9 के साथ, इसे भी लिख दो। तो ये आ गया -3,4 और ये आ गया -3,9। इन सब को इकट्ठा करके हमने एक जगह लिख दिया। क्या किया मैंने? इन सब को इकट्ठा करके मैंने एक जगह लिख दिया। ये जो मुझे मिला है ये आपका कहलाता है समुच्चय ए से समुच्चय बी का कार्तीय गुणनफल। क्या बात यहां तक समझ में आई? क्या बात यहां तक समझ में आई? कोई तकलीफ? सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं
जितने तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो सारे लिख दो, जितनी संभावनाएं हो सकती हैं वो सारी के सारी लिख दो, जितने भी आपके दिमाग में आती हैं, जितनी भी आपके मन में आती हैं। क्या कोई और तरीका हो सकता है? क्रॉस चेक कर लो। सर 2 4 2 9 हो गया, -2 4 -2 9, सर ये भी हो गया। क्लियर? बात समझ में आ गई। ये जो अवयव है जो मैंने A क्रॉस B के अंदर लिखे हैं, इनका एक बड़ा प्यारा नाम है। वो प्यारा नाम है क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, युग्म का मतलब समझते हो, जोड़ा, दो अवयव। इसका मतलब ये है कि ऐसे अवयव जो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लिए गए हैं, ऐसे अवयव जिनका क्रम निश्चित है। इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ में कार्तीय गुणनफल निकाला है, समुच्चय ए का समुच्चय बी के साथ में अगर कार्तीय गुणनफल निकाला है, तो पहले कौन सा अवयव आना चाहिए? सर पहले समुच्चय ए का अवयव आना चाहिए। बाद में कौन सा अवयव आना चाहिए? सर समुच्चय बी का अवयव आना चाहिए। तो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट हैं, जो अवयव हैं, उनका नाम है क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्यों? कि सर इनका क्रम मैटर करता है, इनके क्रम का एक सिग्निफिकेंस है, इन्हें हम पलट नहीं सकते। पहला अवयव कहां से आएगा? सेट ए से। सेकंड अवयव कहां से आएगा? सेट बी से। इन्हें हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं ऐसा लिखूं कि मेरा मन किया कि मैंने 2,4 की जगह 4,2 लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मन किया मैंने 2,4, इसका मतलब क्या है कि 2 4 के साथ कनेक्टेड है। 4,2 का मतलब क्या है? 4 2 के साथ कनेक्टेड है। तो क्या सर ये एक ही बात है? क्या सर ये एक ही बात है? क्या मैं 2,4 को 4,2 लिख सकता हूं? एक बार जल्दी से मुझे बताओ कि क्या मैं 2,4 को 4,2 लिख सकता हूं क्या? सर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? सर नाम है क्रमित युग्म, क्रम मैटर करेगा, ऑर्डर को हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? सर फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी से आएगा, या तो फर्स्ट एलिमेंट बी से आ गया तो नहीं सर ये गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते, आपकी मनमर्जी यहां नहीं चलेगी। क्लियर? नहीं लिख सकते। अगर अगर क्रमित युग्म ए क्रॉस बी ना होकर बी क्रॉस ए होता, अगर क्रमित युग्म हम ऐसा बनाते, कैसा बनाते? हम बी क्रॉस ए बनाते, तब ये बात की जा सकती थी, क्योंकि बी क्रॉस ए में फर्स्ट एलिमेंट कहां से आएगा? सेट बी से आएगा। सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा? सेट ए से आएगा। तो सर समुच्चय ए बी का अंदर एलिमेंट कौन पकड़ा? 4 पकड़ा। अब इस 4 को सबके साथ कनेक्ट कर दो। फिर ये 9 पकड़ा, इस 9 को सबके साथ कनेक्ट कर दो, तब बी क्रॉस ए मिलेगा। क्या बात समझ आ गई? क्या बात समझ आ गई? क्लियर? क्लियर? परफेक्ट है। तो कैसा होगा सर बी क्रॉस ए? कैसा होगा बी क्रॉस ए? ऐसा कुछ होगा। कैसा होगा? 4 का कनेक्शन 2 के साथ में, 4 का कनेक्शन -2 के साथ में, 4 का कनेक्शन 3 के साथ में, 4 का कनेक्शन -3 के साथ में, और सर 9 का कनेक्शन वापस से सबके साथ बिठाओ तो क्या मिलेगा? 9,2, 9, -2 और 9,3 और 9, -3। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? क्लियर? चलो इजाजत है आगे बढ़ने की, आगे बढ़े? इजाजत? परफेक्ट। कोई तकलीफ, कोई डाउट? डाउट बेटा लेके जाना ही मत, हम सब आराम से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सर हमें बोर्ड में 100 में से 100 नंबर लाने हैं। एग्जामिनर में इतनी भी क्या कहते हैं हिम्मत ना हो कि हमारा आधा नंबर भी काट पाए, इसलिए हम तो सब अच्छे से पढ़ के जाएंगे, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, तो नंबर आ ही जाएंगे ना। क्लियर?
चलिए परफेक्ट है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक काम की चीज आती है जिसे हम बोलते हैं संबंध। क्या काम की चीज आती है जिसे हम बोलते हैं संबंध? ये क्या बला है सर? तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या है हमारा? संबंध। ये क्या बला है? ये क्या बला है? तो एक पहले डेफिनेशन लिखते हैं, आसान आसान डेफिनेशन है कि जो कार्तीय गुणनफल है, जो कार्तीय गुणनफल है, इस कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय, क्या बोला मैंने? ये जो कार्तीय गुणनफल है, इस कार्तीय गुणनफल का जो उपसमुच्चय है उसे हम संबंध बोलते हैं। क्या होता है? देखो बेटा, ये सारी डेफिनेशन जो मैं लिख रहा हूं, ये वो डेफिनेशन है जो हमने 11वीं में पढ़ी थी, और अब हम समझने के लिए लिख रहे हैं। तो हमारा जो ऐसी डेफिनेशन जिससे हमें चीज समझ आए, हम वो लिखेंगे। जैसे ही 12th का पोर्शन स्टार्ट होगा, अभी हो जाएगा 10 मिनट बाद, तब हम डेफिनेशन उस हिसाब से लिखेंगे ताकि हमारा आधा मार्क्स भी एग्जामिनर ना काट पाए। तो ये क्या है? ये है कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय। सर ये उपसमुच्चय क्या होता है? अगर उपसमुच्चय क्या होता है? समुच्चय में से अगर मैं कुछ अवयवों को उठा लूं, या समुच्चय में से मैं कुछ सेलेक्टेड अवयवों को उठाऊं और एक नए समुच्चय के रूप में लिखूं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा। मेरा मन करेगा मैं समुच्चय में से एक भी अवयव ना लूं, मेरा मन करे मैं कुछ अवयवों को ले लूं, मेरा मन करे मैं सारे अवयवों को ले लूं, सब जो मिलेगा वो उपसमुच्चय मिलेगा। क्लियर है? कार्तीय गुणनफल का जो उपसमुच्चय है वो आपका क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई तकलीफ? बात समझ आई? ठीक है सर। इसका मतलब क्या हुआ? पर ये जो लिखा है आपने, इतनी प्यारी प्यारी हिंदी और इतनी प्यारी प्यारी मैथमेटिक्स जो लिख दी है, इसका मतलब तो बता दो, इसको समझे कैसे हैं। अब एक बात बताओ, कार्तीय गुणनफल क्या है? कार्तीय गुणनफल बेसिकली एक समुच्चय और दूसरे समुच्चय के बीच में कनेक्शन बिठाने की बात है। जितने तरीके से मैं कनेक्ट कर सकता हूं, वो अगर सारे तरीके मैं लिस्ट डाउन कर दूं, या सारे तरीके अगर मैं एक जगह लिख दूं, तो जो मुझे मिलेगा वो कार्तीय गुणन मिलेगा। अगर मैं कार्तीय गुणन में से कुछ सेलेक्टेड अवयव निकालूं, या मैं कार्तीय गुणन में से कुछ सेलेक्टेड क्रमित युग्म निकालूं और उन्हें निकालकर मैं एक जगह लिख दूं, तो जो मुझे मिलेगा वो मेरा संबंध कहलाएगा। क्या बात समझ में आई? समझो मैंने क्या किया। ये कार्तीय गुणन है, इसमें से मैं कुछ सेलेक्टेड ऑर्डर पेयर उठाता हूं, कुछ सेलेक्टेड क्रमित युग्म उठाता हूं, उन्हें मैं एक जगह लिखता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया सर? मैंने एक संबंध निकाला जिसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूं, और मैंने यहां से कुछ अवयव उठाए। मेरी मर्जी है, कोई भी उठा सकता हूं। मैंने उठा लिए सर, मैंने उठाया 2,4 -2,4 3,9 और -3,9। एक बार चेक करो, क्या मैंने कोई गलती की? क्या मैंने यहीं से अवयव लिए हैं? सर 2,4 ये रहा, सर -2,4 ये रहा, सर 3,9 यहाँ रहा, -3,9 ये रहा। सर आपने शायद कोई गलती नहीं की है। ये क्या है? ये एक उपसमुच्चय है। किसका उपसमुच्चय है? ये इस A क्रॉस B का उपसमुच्चय है, या A और B के कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय है। ठीक है, तो क्या हमारी डेफिनेशन फुलफिल हो गई? सर फुलफिल हो गई डेफिनेशन। कैसे? कि अगर इस कार्तीय गुणनफल में से मैं कोई भी उपसमुच्चय उठाऊं, कोई भी, जैसा आपका मन करे ऐसा, इस कार्तीय गुणनफल के समुच्चय में से मैं कोई भी उपसमुच्चय अगर उठाऊंगा, तो वो क्या बन जाएगा? वो संबंध बन जाएगा। बात क्लियर है? तो सर ये क्या है? ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये एक संबंध कहलाएगा। क्या कुछ ऑब्जर्व किया? क्या इनकी कोई खास विशेषता है? क्या इसे हम कुछ और तरीके से समझ सकते हैं? ऑब्जर्व करो एक बार। मैथमेटिक्स में ऑब्जर्वेशन बड़े काम की चीज है। एक बार ऑब्जर्व करो, क्या इन नंबर्स में कुछ विशेषता है क्या? सर दिख तो ऐसा रहा है कि जो दूसरा अवयव है ना, ये पहले अवयव का वर्ग है। क्या दिख रहा है? कि सर दूसरा अवयव पहले अवयव का वर्ग है। तो क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं? सर ये जो आपने लिखा है, ये एक अच्छा तरीका है, समझ में आया।
समझ में आया। पर इसको देखकर एक बात नहीं समझ पाया कि आपने इस कार्तीय गुणनफल में से इन्हें ही क्यों चूज किया, इन्हें ही आपने क्यों लिया। तो अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाओगे, क्या मिलेगा सर, ऐसा फीलिंग आ रही है ये जो सेकंड एलिमेंट है ये पहले एलिमेंट का वर्ग है। क्या फीलिंग आ रही है, जल्दी बोलो। ठीक है, तो क्या कोई और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का? सर कोशिश कर सकते हैं, क्या पता मिल जाए, कोशिश कर सकते हैं, क्या पता मिल जाए। तो इसको एक और तरीका है लिखने का, वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने लिखा ये सभी क्रमित युग्म का समुच्चय है। कौन कौन से क्रमित युग्म? जिनकी एक खास विशेषता है। क्या विशेषता है? कि जो सेकंड अवयव है कौन, बी, ये पहले अवयव का वर्ग है। क्या विशेषता है? इनकी विशेषता है कि बी अवयव ए का वर्ग है। क्या बात समझ में आई? पर सर ये क्रमित युग्म है, इसका ऑर्डर मैटर करता है। ए बी कौन है ये तो बताओ। तो स्मॉल ए कहां से आया? स्मॉल ए सेट ए से आया। स्मॉल बी कहां से आया? सेट बी से आया। तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए। थोड़ी सी पढ़ी लिखी लैंग्वेज, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। और स्मॉल बी कहां से आया? समुच्चय बी से आया। तो इसको क्या लिखें सर? इसको लिख सकते हैं स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट कैपिटल बी। तो दो तरीके से हम रिलेशन को, संबंध को निरूपित कर सकते हैं। ये पहला तरीका है जिसे हम रोस्टर फॉर्म या हम सारणीबद्ध तरीका बोलते हैं। ये सेकंड तरीका है जिसे हम समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं। संबंध को दो तरीके से दर्शाया जा सकता है। पहला तरीका क्या है? रोस्टर या आपका सारणीबद्ध। कुछ कुछ याद आ गया होगा ना। ये क्या है सर? ये समुच्चय निर्माण विधि है। क्या है सर? ये है समुच्चय निर्माण विधि। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो संबंध क्या है सर? संबंध दो समुच्चय अगर मुझे दे रखे हैं ए और बी, तो उनका जो कार्तीय गुणनफल होगा सर, कार्तीय गुणनफल क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट को बी के सारे एलिमेंट के साथ जितने तरीके से, जितने पॉसिबल तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो कनेक्ट करके लिख दो। पहली बात। दूसरी बात, संबंध क्या होगा सर? कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय निकाल लो, किसी भी नियम से निकाल दो, जो आपका मन करे उस नियम से निकाल दो। वो जो नियम से आप निकाल के दोगे, अगर कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय है तो वो संबंध बन जाएगा। संबंध दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, रोस्टर मेथड और आपका ये क्या है? आपका समुच्चय निर्माण विधि। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताओ, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताओ, देखते हैं कितनी बात आपके समझ में आई। ये एक सेट ए है, ये क्या है? ये आपका समुच्चय ए है, ठीक। क्या है? ये आपका समुच्चय ए है। इसके अंदर तीन एलिमेंट हैं, एक दो तीन। अगर मैं आपसे बोलूं कि समुच्चय ए का समुच्चय ए के साथ में, समुच्चय ए का समुच्चय ए के साथ में कार्तीय गुणनफल बताओ, तो क्या आप बता सकते हो? क्या सोचो एक बार। सर ए से बी का जो कार्तीय गुणनफल था वो ए क्रॉस बी था। ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से जोड़ा था। अगर मैं ए से ए का ही कार्तीय गुणनफल निकालना चाहूं तो क्या होगा सर? क्यों ना मैं इसको ऐसे लिखूं। कैसे लिखूं? क्यों ना मैं इसको ए क्रॉस ए लिखूं। सोचो एक बार, बुद्धि का प्रयोग करो। क्या हम कर सकते हैं? सोचो एक बार, हल्का सा सोचो। क्या सोचना है? कि सर ये समुच्चय ए है, ठीक है। अब तक मैंने क्या किया? मुझे एक समुच्चय ए था, एक समुच्चय बी था, मैंने ए के अवयवों को बी के अवयवों से ले जाके जोड़ दिया। अगर दो समुच्चय ना होकर केवल एक समुच्चय ए मुझे दे रखा हो, तब हम क्या करें? सर ये तो तकलीफ वाली बात हो गई, पर चूंकि ए से बी का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी था, तो क्यों ना ए से ए का कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस ए लिखें। इसका मतलब क्या होगा? सोचो एक बार,
मुझे इसका वो मतलब बताओ जो आपके समझ में आ रहा हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि अगर मैंने A क्रॉस A लिख दिया तो इसको पढ़ते ही आपके दिमाग में जो पहला ख्याल आया कि यार ये क्या चीज हो सकती है, वो क्या होगी? सर क्यों ना A के सारे अवयवों को हम खुद A के सारे अवयवों से कनेक्ट कर दें। क्या बात समझ में आई? क्या A के सारे अवयवों को मैं खुद A के सारे अवयवों से कनेक्ट कर सकता हूं क्या? इसका मतलब कि सर एक समुच्चय पर भी कार्तीय गुणनफल परिभाषित किया जा सकता है। ध्यान से समझना, बहुत काम का है। सर एक समुच्चय के ऊपर भी कार्तीय गुणनफल परिभाषित किया जा सकता है। कैसे परिभाषित करोगे? सर ए के सारे अवयवों को खुद खुद ए के साथ कनेक्ट कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो सेट ए है ऐसा ही एक सेट और बनाओ। ठीक है, फिर क्या करोगे? अब तो जिंदगी आसान है। एक कितने के साथ कनेक्ट हो सकता है? सर 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, और सर 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 2 3 के साथ। बस काम खत्म। जितने कनेक्शन है लिख दो। बताओ क्या क्या बनेगा? मदद करो, क्या क्या बनेगा आपके हिसाब से? सर बड़ा आसान है। क्या क्या बनेगा? सर 1 का कनेक्शन 1 के साथ 1,1, और 1 का कनेक्शन 2 के साथ 1,2, 1 का कनेक्शन 3 के साथ 1,3। लाइफ आसान है ना? और सर 2 का कनेक्शन 1 के साथ में, 2 का कनेक्शन 2 के साथ में, 2 का कनेक्शन 3 के साथ में। लिखते चलो। और सर 1 का सारा काम हो गया, सर 2 का सारा काम हो गया, 3 का भी कनेक्शन बिठा दो। तो 3 कहां होगा? 1 3 2 3 3। क्लियर? तो इसको अगर आगे लिखूं तो क्या लिखूं? 3,1, 3,2 और 3,3। जल्दी से बताओ क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा हमारे काम के नहीं है, 12th क्लास में काम नहीं आता, इसलिए मैं नंबर ऑफ एलिमेंट की तरफ आपको नहीं लेकर जाता। मैंने आपको क्या बोला कि 11वीं अगर आपने नहीं भी पढ़ी, आपने 11वीं की एक भी क्लास नहीं पढ़ी, तब भी आपको 12वीं में समझा दूंगा। और अगर 12वीं में ईमानदारी से मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत की बिना किसी चोरी चकारी के, तो 100 में से 100 नंबर भी आ जाएंगे। तो 11वीं का हम उतना ही पढ़ेंगे जितना 12वीं में हमारे काम आने वाला है। ठीक? क्लियर? तो ये बात समझ में आ गई कि सर समुच्चय ए से खुद समुच्चय ए में कार्तीय गुणनफल निकाला जा सकता है। तो दूसरी बात मुझे ये बताओ कि क्या किसी संबंध को समुच्चय ए से खुद समुच्चय ए पे परिभाषित किया जा सकता है क्या? सोचो एक बार। सर ये ए क्रॉस ए का ए से कनेक्शन है, तो अगर मैं इसका कोई उपसमुच्चय उठाऊंगा, इनमें से कुछ अवयव अगर मैं निकालूंगा, तो वो क्या बनेगा? सर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय बनेगा। और उपसमुच्चय क्या कहलाएगा? संबंध कहलाएगा। संबंध कहां परिभाषित है? सर समुच्चय ए से समुच्चय ए पर ही परिभाषित है। क्या बात समझ में आई? तो अगर मैं यहां से एक रिलेशन आर पिक करता हूं, अगर मैं यहां से एक रिलेशन आर पिक करता हूं, क्या है ये रिलेशन? कुछ भी ले लो। सर मैंने ले लिया है 1,2, 1,3, और क्या ले लिया है? सर मैंने 2,3। ठीक है, और मैंने क्या ले लिया? कुछ नहीं लिया। तो क्या ये एक संबंध है? सर 100% है। क्यों है? सर कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय है, संबंध तो होगा ही होगा। अगर कोई गुणधर्म आप पहचान पा रहे हो लिख लो, नहीं पहचान पा रहे हो कोई बात नहीं। सर इसको देखने से ऐसा लग रहा है, सर इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि पहला एलिमेंट ए तो समुच्चय ए से है, और दूसरा एलिमेंट बी भी समुच्चय ए से ही है, परंतु पहला अवयव जो है वो दूसरे अवयव से छोटा है, या दूसरा अवयव पहले अवयव से बड़ा है। तो सर इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जो सेकंड अवयव है वो पहले अवयव से बड़ा है, परंतु फर्स्ट अवयव कहां से आया? सर फर्स्ट अवयव समुच्चय ए से आया। फर्स्ट अवयव कहां से आया? फर्स्ट अवयव समुच्चय ए से आया। बी कहां से आया? बी भी ए से ही आया है। वो क्योंकि
संबंध हमारा ए से ए पर ही परिभाषित है, तो बी कहां से आया है? बी भी मेरा ए से ही आया है। क्या इस बात से एग्री करते हो कि एक समुच्चय के ऊपर भी कार्तीय गुणनफल निकाला जा सकता है और एक समुच्चय के ऊपर भी संबंध परिभाषित किया जा सकता है? क्या इस बात को मानते हो? जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बता दो कि हां सर, बात समझ आई, इस बात को हम मानते हैं। क्लियर है? परफेक्ट है, चलिए परफेक्ट है, क्लियर। चलो तो अब हम आते हैं 12वीं क्लास के टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है हमारा संबंध के प्रकार। संबंध कितने कितने तरीके के हो सकते हैं? बेटा दीपक, JEE लेवल का हर एक चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है और वो चैप्टर ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा आगे तक, पर वो अलग चैनल पर आपको पढ़ाया जाता है। ASL IIT JEE चैनल पर आपको वो पढ़ाया जाता है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे और आगे भी आपको पढ़ाते रहेंगे। हमारा जो इस क्लास का जो मोटिव है, वो मोटिव है कि वो बच्चा जो IIT की तैयारी कर रहा है, नहीं कर रहा है, NDA की तैयारी कर रहा है, CUT की तैयारी कर रहा है, परंतु उस बच्चे को बोर्ड भी अच्छा कराना है, तो इसका पर्पज क्लास का है बोर्ड में से 100 नंबर लाने का। तो यहां हम हर वो काम करेंगे जिससे आपके बोर्ड में से 100 आउट ऑफ 100 आए। तो यहां हमारा ज्ञान कहां तक सीमित रखेंगे? हम बोर्ड तक सीमित रखेंगे। चाहे पेपर कितना मुश्किल आए, चाहे पेपर कितना आसान आए, हमें तो पेपर आसान लगेगा, नंबर पूरे आएंगे। अगर हमें ज्ञान का एक्स्ट्रा प्रदर्शन करना है तो उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म हमारे पास है, वहां हम ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, परफेक्ट है, आगे बढ़े। चलिए तो अब काम की बात करते हैं। वैसे तो बातें सभी काम की थी, पर अब हम आते हैं हमारे 12th के टॉपिक की तरफ, संबंधों का प्रकार। ठीक, पहला प्रकार है आपका वन। रिक्त और सार्वत्रिक संबंध है, उसे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम काम की चीज पढ़ते हैं। पहला है आपका स्वतुल्य संबंध, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसे इंग्लिश में हम बहुत ही प्यारे नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर ये जो आपने लिखा है स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी परिभाषा ये बोलती है, परिभाषा को लिखना स्टार्ट करो, मेरे साथ साथ लिखना, फिर हम परिभाषा पर डिस्कशन करेंगे। इसकी डेफिनेशन ये बोलती है, क्या बोलती है कि किसी, लिखने चलना मेरे साथ साथ, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि यदि सबसे ज्यादा काम की बात, समुच्चय ए का प्रत्येक, क्या लिखा है मैंने? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव। इस प्रत्येक को अगर आपके पास दो कलर के पेन है तो दूसरे कलर से लिख लेना, नहीं तो बॉक्स बनाकर हाईलाइट करना। सबसे ज्यादा चीज, जरूरी चीज है ये शब्द, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अपने, या स्वयं से लिख लो, से संबंधित हो। क्या लिखा है? क्या लिखा है?
कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, इसका 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 संबंध आर, अरे कहाँ गया है पूजा, ठीक है। क्या लिखा है, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस एक छोटी सी लाइन और लिखता हूं, उसे भी समझाऊंगा क्या बोल रहा हूं। कुछ एक अजीब सा सिंबल बनाया है मैंने, क्या किया है, कुछ एक अजीब सा सिंबल बनाया है मैंने, लिख लो अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हो, या ये जो लाइन लिखा हुआ है इसी का दूसरा मतलब है, या समझो इसका मतलब, ये जो अजीब सा सिंबल बनाया है इसको बोलते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए। तो ये प्रत्येक लिखा हुआ है ना, उसी को मैथमेटिकली लिखने का तरीका है ये फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फॉर ऑल, ठीक है। पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब समुच्चय ए के सभी अवयव, क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सभी सभी अवयव जो ए के अंदर हैं के लिए, अगर ए कॉमा ए आर के अंदर है, मतलब ए का ए के साथ कनेक्शन है, या खुद अवयव अपने साथ कनेक्टेड है, चाहे ऐसे लिखें, इसका मतलब क्या है कि ए के साथ कनेक्टेड है, कुछ जगह ऐसे लिखने को मिलता है, कुछ जगह ऐसे लिखने को मिलता है, इसका मतलब भी सेम है कि ए का रिलेशन खुद ए के साथ है। दोनों नोटेशन है, लिखने का तरीका है, हमें दोनों मालूम होने चाहिए कि दोनों तरीके से एग्जाम में सवाल आता है। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि एक समुच्चय आपका है ए, ठीक है। माना, एग्जाम्पल ले लो, माना सेट ए हमें दे रखा है 1,2,3। अब ध्यान से समझना, समुच्चय ए मुझे क्या दे रखा है, नहीं नहीं मैसेज वगैरह सब हो रहे हैं आपके, डोंट वरी, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, सर एक समुच्चय ए है जिसके 3 अवयव हैं, पहला अवयव 1 है, दूसरा अवयव 2 है, तीसरा अवयव 3 है। स्वतुल्य होने की कंडीशन क्या है, सर स्वतुल्य होने की कंडीशन है कि समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं वो सारे अवयव अपने आप के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। इस लाइन को ध्यान रखना, यही यहां लिखा हुआ है, यही यहां लिखा हुआ है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, आपको बताना है कि क्या वो संबंध स्वतुल्य है या वो संबंध स्वतुल्य नहीं है। अभी समझ आएगा, डोंट वरी। पहला संबंध मैंने R1 दे रखा है, वो है 1,1, वो है 2,2, बस। दूसरा संबंध मैंने R2 दे रखा है, अभी अभी समझेंगे, 1,1, 2,2, 3,3, ठीक है। तीसरा संबंध मैंने R3 दे रखा है, वो क्या है, वो है सर 1,1, 2,2 और 3,3 और 1,2 और 2,1, ठीक है। ये 3 संबंध आपको दे रखे हैं। अब थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो, आप पहली बार ये क्लास पढ़ रहे हो, पहली बार आपने ये टॉपिक भी पढ़ा है, पर कोई बात नहीं, जो डेफिनेशन आपकी आंखों के सामने, उस डेफिनेशन पे हल्का सा दिमाग लगाओ और आंसर करने की कोशिश करो। क्या R1 स्वतुल्य है, मेरा सवाल ये है। आंसर कैसे करना है कि सर R1 यस, या 1 यस या नो, जो भी आपका कमेंट हो। सेकंड वाला यस या नो, यस मतलब स्वतुल्य है, नो मतलब स्वतुल्य नहीं है। R3 में सेम लॉजिक। अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या बोलती है कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं, अगर कोई संबंध ऐसा है जिसके अंदर ए के सारे अवयव, ए के सारे अवयव खुद अपने आप के साथ कनेक्टेड हो, तो वो संबंध आपका स्वतुल्य हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात क्लियर है। तो हम पहले संबंध का डिस्कशन करते हैं। क्या
वन जो है सेट ए का एलिमेंट है। सर सेट ए का अवयव वन है। क्या वन वन के साथ कनेक्टेड है? सर लग तो रहा है कि R1 में वन वन के साथ कनेक्टेड है। क्या टू टू के साथ कनेक्टेड है? सर टू टू के साथ कनेक्टेड है। क्या कोई अवयव रह गया? सर ए में एक अवयव कौन है? तीन। तो क्या तीन खुद अपने आप के साथ कनेक्टेड है? सर 3,3 तो यहां नहीं है। तो क्या R1 एक स्वतुल्य संबंध होगा? सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस समुच्चय पर वो परिभाषित है यानी सेट ए में अभी एक एलिमेंट ऐसा है, वो एलिमेंट कौन है? 3, जिसका खुद के साथ कनेक्शन नहीं है। जिसका खुद के साथ कनेक्शन नहीं है मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि ये स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन भी लिख लो ताकि बाद में क्लैरिटी रहे। क्योंकि 3,3 डजंट बिलोंग्स टू R1। 3,3 R1 में नहीं है। अगर 3,3 R1 में होता तो ये स्वतुल्य हो जाता। क्या बात समझ आई? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि क्या बात समझ में आई या नहीं आई। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या बात आपके समझ में आई है या बात समझ में नहीं आई है? देखते हैं कितने बच्चे हैं जो समझ गए हैं। गुड। अभिनव, खन्ना, सुरेश, परफेक्ट, क्लियर है। तो अब R2 का आंसर करो। R2 है या R2 नहीं है? पहचानने का तरीका, जिस समुच्चय पर अब आपका संबंध परिभाषित है उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव, हर एक अवयव अपने आप के साथ कनेक्ट होना चाहिए। चलो सर यहां देखते हैं। क्या देखें? ए का अवयव कौन? वन। क्या वन वन के साथ कनेक्टेड है? सर है। दूसरा अवयव टू, क्या टू खुद टू के साथ कनेक्टेड है? सर है, 2,2। तीसरा अवयव कौन? तीन। क्या तीन खुद अपने आप कनेक्टेड है? सर 3,3। तो क्या यह स्वतुल्य होगा? सर होगा। क्या होगा? स्वतुल्य है। क्या बात मानते हो? क्या इस बात से एग्री हो? परफेक्ट है। R3 के बारे में आपका क्या ख्याल है? करो आंसर। R3 के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखते हैं कितने बच्चों की बात समझ में आई। कितने बच्चों के समझ में आई? R3 के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर हमें तो सिर्फ एक चीज आती है। क्या चीज आती है? ये डेफिनेशन आती है। इस डेफिनेशन में भी एक शब्द पर हमने बहुत अच्छे से गोला बनाया हुआ है। वो शब्द कौन है? प्रत्येक। तो हमारा बहुत सिंपल फंडा वो है। हमारा बहुत सिंपल फंडा है। क्या है? जिस भी समुच्चय के ऊपर संबंध को स्वतुल्य चेक करना है, उस समुच्चय के हर एक अवयव का कनेक्शन खुद उस अवयव के साथ अगर मिल गया तो यस है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो सर चलो सर ट्राई करते हैं। क्या वन वन के साथ कनेक्टेड है? सर वन वन के साथ कनेक्टेड है। क्या टू टू के साथ कनेक्टेड है? सर टू टू के साथ कनेक्टेड है। क्या थ्री थ्री के साथ कनेक्टेड है? सर थ्री थ्री के साथ कनेक्टेड है। परंतु सर जिंदगी में कुछ तकलीफ है। सर ये दो एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं। दो एलिमेंट एक्स्ट्रा है। बात आपकी सही है। सर 1,2 2,1 का क्या करें? पर भाई एक बात बताओ, जो परिभाषा आपने पढ़ी, क्या इस परिभाषा में इन दो अवयवों की वजह से आपको कोई तकलीफ हो रही है? डेफिनेशन क्या बोलती है? जिस समुच्चय की बात कर रहे हो उस समुच्चय का हर एक अवयव अपने खुद के साथ कनेक्ट होना चाहिए। कंडीशन फुलफिल है। पहले तीन जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये वाले जो तीन ऑर्डर्ड पेयर हैं, इसने मिलके क्या किया? डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया। हो गया सर। अब ये 1,2 और 2,1 है चाहे नहीं है, हमारी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर अगर ये नहीं होते तब भी तो ये स्वतुल्य था, अगर ये हैं तब भी ये स्वतुल्य रहेगा, अगर इससे ज्यादा अवयव भी आ गए तब भी ये स्वतुल्य ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सर पहले तीन अवयव ने मेरी डेफिनेशन को फुलफिल कर दिया है।
मेरी परिभाषा की जो कंडीशन थी वो कंडीशन अब सेटिस्फाई हो गई है, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होगा? स्वतुल्य संबंध। क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। क्लियर? एग्री करते हो? बात मानते हो नहीं मानते हो? जल्दी से बोल दो, एग्रीड और नॉट एग्रीड। क्लियर है? परफेक्ट, डन। तो ये क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। क्लियर? एग्रीड। चलिए परफेक्ट। तो हमारी क्लास का ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। तो आपको क्या करना है, जितने बच्चे लाइव हैं या जितने बच्चे इस क्लास को बाद में देखेंगे, आप सभी को क्लास को लाइक करना है। पहला काम क्या करना है, जितने बच्चे अभी क्लास में हैं या जितने बच्चे क्लास में बाद में यहां से जुड़ेंगे, उन सभी बच्चों को क्लास को लाइक करना है 100% केस में। दूसरी काम की बात क्या करोगे? दूसरी बात जो आज की क्लास में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लास के कंप्लीट होने के बाद क्लास आपको कैसी लगी, क्या चीज आपको सीखने को मिली, क्या चीज आपको अच्छे से समझ में आई, या अगर कोई टॉपिक ऐसा था या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा था जिसे आप अच्छे से नहीं पकड़ पाए, आप ये भी बता सकते हो। ठीक है? तो हर एक बच्चा कमेंट करके जरूर से ये बताएगा कि सर क्लास आपको कैसी लगी, कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ आया, और अगर किसी टॉपिक में कमी रह गई, वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 0 लेवल से स्टार्ट किया है, फिर भी अगर रह जाए तो जरूर से मुझे बता दीजिएगा। सारी क्लासेस, पूरी एनसीईआरटी, पूरा बोर्ड का कंटेंट हम इसी शांति के साथ, तन्मयता के साथ, एकदम 0 लेवल से सिस्टमेटिक वे में धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे ताकि जो आपके क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आपके दिमाग के अंदर जाएं कि जब आप एग्जाम में लिखने बैठो तो एग्जामिनर हमारा आधा नंबर भी ना काट पाए। इतनी भी हम गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि कहीं पर आधे नंबर की गलती रह गई तो हमारा मार्क्स कट गया। परफेक्ट है? बाकी जो आपकी क्या कहते हैं रजिस्टर अलग से बनाना है इस क्लास के लिए, 12th मैथमेटिक्स बोर्ड का रजिस्टर आप अलग से बनाना। ये चीज आपको याद आएगी एग्जाम के टाइम पर, जब आप एग्जाम पर रिवीजन कर रहे होंगे तब आपको ये रजिस्टर बहुत मदद करने वाला है। और जो जेडब्ल्यू की क्लासेस हैं कल से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, वो उसी फ्लो में आपकी चलती रहेंगी, जैसा हमने डिस्कस किया था वो उसी तरह से चलेंगी। इस क्लास का पर्पस हमारा है बोर्ड में 100 में से 100 लाना। हम उस पर्पस के साथ एकदम 100% ईमानदारी के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे। उस पूरी शिद्दत जितना भी कुछ हमें चाहिएगा 100 में से 100 लाने के लिए हम उतना जरूर से करेंगे। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं कल शाम को 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।